नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में इथियोपिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो अनुमानित 12,000 साल बाद हुआ। इससे निकली राख का गुबार एशिया तक फैल गया और कई एयरलाइंस को अपने यातायात मार्ग और समय में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए इससे भी महत्वपूर्ण एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस ने जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपकी कई समस्याओं का निदान किया है, क्योंकि ये जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मात्र 24,999 रुपए में आपको प्रदान करता है। केवल 24,999 रुपए में संपूर्ण जीएस की तैयारी ही नहीं होती, बल्कि आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। मात्र 14 महीने में संपूर्ण कवरेज पाठ्यक्रम का हो जाएगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं इसके अंतर्गत रहेंगी। अगर आपको क्लास के दौरान किसी प्रकार का डाउट रहता है तो लाइव चैट के दौरान आप अपने संशय को पूछ सकते हैं और उस संशय का निवारण कर सकते हैं। नोट्स बनाने में भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा उसको केवल समझने पर ध्यान लगाइए और जो पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, आपको 18 टेस्ट भी प्रीलिम्स और मेंस के मिला करके उपलब्ध कराए जाएंगे। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स तक की क्लासेस का कवरेज रहेगा। 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स भी रहेंगी और इस प्रकार से आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान जीएस की तैयारी का हो जाएगा, बहुत ही कम कीमत पर। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 8750187501। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और इसमें एडमिशन लेकर के अपनी जीएस की तैयारी को पूर्ण कीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम अपनी खबर की तरफ आते हैं। हमारी खबर आप जानते हैं, हमारी खबर किससे रिलेटेड थी? ज्वालामुखी से रिलेटेड थी। तो इथियोपिया में एक वोल्केनो है जिसका नाम है हाईली गुब्बी वोल्केनो। इसमें लगभग अनुमानित है 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सक्रिय हुआ है। 12,000 साल बाद विस्फोट इसमें देखा गया है। ये इथियोपिया है और इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में इसकी अवस्थिति है हाईली गुब्बी वोल्केनो की, और इसी के पास आप देखेंगे रेड सी भी स्थित है। सामान्यतः जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी हम किसको कहते हैं? ज्वालामुखी वस्तुतः पृथ्वी की परपटी में एक छिद्र होता है। पृथ्वी की जो परपटी है उसमें जो क्रस्ट एरिया है उसमें एक छिद्र या दरार से कुछ गैसें राख या लावा, जो पिघली हुई चट्टाने हैं उसको लावा कहते हैं, और भाप बाहर आते हैं। और ये बाहर क्यों आते हैं इस छिद्र से? ये दरार पृथ्वी के उन हिस्सों में होते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी के उन हिस्सों में होते हैं जहां पर चट्टानें सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। तो इनसे ही पृथ्वी के अंदर जो दबाव होता है, इस दबाव, ये पृथ्वी के अंदर का जो दबाव है वो कैसे रिलीज होगा? इन्हीं छिद्रों के माध्यम से रिलीज होता है और उसके अंदर स्थित जो पदार्थ हैं वो गैसों के रूप में, राख के रूप में, लावा के रूप में, भाप, ये सारी बाहर निकलती है। ये अपने आप में एक एंडोजेनिक प्रक्रिया है, अंतरजात प्रक्रिया है, एंडोजेनिक प्रक्रिया है। और अंतरजात प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? जो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा से संचालित होती है। पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है उससे संचालित होती है अंतरजात प्रक्रिया। तो जो ज्वालामुखी है वो भी एक अंतरजात प्रक्रिया होती है। अभी हमने जिस हाईली गुब्बी ज्वालामुखी की बात की है, ये हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के माध्यम से लावा बाहर नहीं आया है, बल्कि बाहर क्या आया है? बाहर आई है गैसें। और गैसों में कौन सी गैसें होती हैं? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्यतः ये गैसें होती हैं। और बाहर आया है राख का एक बहुत बड़ा गुबार जिसको हम प्लूम के नाम से जानते हैं। और ये कितनी ऊंचाई तक गया है? ये 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है। आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके आसपास की हवा जो है वो गर्म होकर के बहुत हल्की हो जाती है और हल्की हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है। तो ये जो राख है, गैसें हैं, 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हैं। और इतनी ऊंचाई पर जो एयर करंट होता है, जो एयर करंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत तीव्र होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो जिस दिशा में हवा बहेगी उस दिशा में बहुत तेजी से राख को और गैसों को ले जा सकते हैं। तो हवा की दिशा क्या थी? हवा की दिशा पूर्व थी और ये भारत में भी
23 नवंबर में इसमें विस्फोट हुआ, 23 नवंबर 2025 को, और 24 तारीख तक ये भारत के गुजरात और राजस्थान तक पहुंच गया। और उसके बाद इसने गुजरात और राजस्थान से पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर आगे बढ़ा और फिर चाइना तक इसके फैलने की संभावना रही। तो इस प्रकार से इसका लगातार विस्तार होता चला गया, क्योंकि एयर करंट्स इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज होते हैं। तो ये खतरनाक है या नहीं है? देखिए, अगर ज्वालामुखी के माध्यम से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब गैस और राख बाहर निकली, राख का गुबार बाहर निकला, तो इस राख में छोटे छोटे टुकड़े थे चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े थे, कांच भी था और कुछ सामग्री भी थी, कुछ हल्की सामग्री थी। तो ये छोटे छोटे टुकड़े तो आसपास के क्षेत्रों में गिर गए, और जो महीन कण थे वो इस राख के साथ इतनी ऊंचाई पर उठ गए, तो ये नीचे गिर गए और ये महीन कण बहुत ऊंचाई पर चले गए। तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ये विमान यात्राओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब राख इतनी ऊंचाई पर उठ गई है तो वो विमान की जो दृश्यता है उसको प्रभावित कर सकती है, और इसलिए विमान यातायात के लिए यह हानिकारक होती है। इसके अलावा छोटे छोटे जो महीन कण है, ये महीन कण विमान के इंजन में प्रवेश करके वहां पर पिघल भी सकते हैं और इंजन की क्षमता को खराब कर सकते हैं, उसको ठप करने की इनकी संभावना रहती है, इसलिए यातायात के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या ये गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें मानव स्वास्थ्य के लिए, विमान में बैठे यात्रियों के लिए हानिकारक हैं? विमान में बहुत हाई क्वालिटी की फिल्ट्रेशन प्रणाली का उपयोग होता है, तो सामान्यतः ये यात्रियों के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन ये विमान के फिल्टर में प्रवेश कर सकती हैं गैसें, और जो प्रवेश कर सकती हैं और विमान की फिल्टर की जो क्षमता है उसको कम कर सकती हैं, और विमान की फिल्टर की क्षमता कम हो जाएगी तो फिर मानव स्वास्थ्य के लिए या यात्रियों के लिए भी यह हानिकारक हो सकती हैं। तो इस तरह से इसके खतरे रह सकते हैं, लेकिन जो एक आप कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक इस राख का खतरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मौजूद जो महीन कण है उनका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो राख में मौजूद कण है या राख है वो धीरे धीरे फैल जाती है, फैल करके जो कण है वो बिखर जाते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत महीन निम्न हो जाता है, जो कि यातायात को प्रभावित नहीं करेगा। तो इस लिहाज से ये धीरे धीरे इनका प्रभाव सीमित हो जाता है। इसके अलावा बादल और बारिश के कारण भी ये वायुमंडल से नीचे आ जाएंगे। समय के साथ अगर बारिश होगी, बादल रहेंगे, बारिश होगी, तो उसके कारण ये वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे। क्या गैसों का किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है? जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सामान्यतः आप ये मानिए कि ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से जितनी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो वायुमंडल में जो गैसों की सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें किसी प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इसका एक मेजर इंपैक्ट नहीं माना जाता है, तो उस लिहाज से ये खतरनाक नहीं होगी। तो यही कुछ बेसिक जानकारी थी जो इसके बारे में हमें जाननी चाहिए। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ हाईली गुब्बी ज्वालामुखी आखिरी बार लगभग कितने साल पहले सक्रिय हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 1000 साल, 5000 साल, 12000 साल या 20000 साल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।